बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के अध्याय प्रथम के अंदर हमने किस प्रकार व्यवसाय और व्यापार और वाणिज्य को पढ़ने का प्रयास किया, अलग अलग खंडों में विभाजित कर जो हमारा अंतिम अब 2 लेक्चर रहे हैं। इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आएगा। आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय को प्रारंभ करने के जो मूल घटक होते हैं, किस प्रकार हम जब व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो हमें किन किन घटकों की जरूरत रहती है। हम व्यवसाय प्रारंभ करने में, इस प्रतिस्पर्धा में टिकने में, कम लागत पर व्यवसाय को प्रारंभ करना, फैक्ट्री लगाना, कर्मचारियों का जुगाड़ करना, साज सजो सामान की व्यवस्था करना, संयंत्र को स्थापित करना, पूंजी को एकत्रित करना, फैक्ट्री को लगाने के लिए भूमि की आवश्यकताओं को पूरा करना, इस प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए कम लागत पर माल को उत्पादन करना, ये सब तमाम प्रकार की चीजें तब जाके होती है जब हम एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। उसके लिए हमारे पास मूल घटक की आवश्यकता होनी चाहिए। वो मूल घटक कौन कौन से हैं, उनके बिंदुओं को हमने गत वीडियो के अंदर हमने समझा था। उन मूल घटकों के कुछ बिंदुओं को मैंने आपको समझाया था। वो 10 प्रकार के कुछ मूल बिंदु है। आज हम 4 मूल बिंदुओं के बारे में व्याख्या करेंगे और कल के वीडियो में अंतिम जो 6 बिंदु रहेंगे उसके बारे में व्याख्या कर पहले अध्याय को हम विराम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात हम अगले अध्याय दूसरे अध्याय में बढ़ेंगे। दूसरे अध्याय यानी व्यवसाय संगठन के स्वरूप को समझेंगे। किस प्रकार हम जब व्यवसाय करते हैं तो हम किस प्रकार संगठित होकर व्यवसाय कर सकते हैं, उसकी आकार और उसकी प्रकृति को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार जब व्यवसाय की आकार है और उसकी प्रकृति उसके अनुसार हमें व्यवसाय करना है। जैसे कि हमें एकल व्यापार करना है, उसमें स्वामित्व का निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे, स्वामित्व और दायित्व को भी जानेंगे। एक व्यक्ति जब एकल व्यापार करता है तो उसका स्वामित्व उसका खुद का रहता है, उसके दायित्व असीमित हो जाते हैं। साझेदारी के बारे में बात करेंगे। साझेदारी अधिनियम 1932 के बारे में मैं चर्चा में बात करूंगा। ये साझेदारी अंतिम रूप तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के अंदर, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर और आरएस भर्ती परीक्षाओं के अंदर भी इसके प्रश्न, तमाम प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं इसके बाद कंपनी अधिनियम 1956 जो परिवर्तन होकर कंपनी अधिनियम 2013 हुआ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जो अगले अध्याय में होगा। आज जो प्रमुख रूप से जो व्यवसाय प्रारंभ करने के जो मूल घटक होते हैं उसके 4 बिंदुओं की मैं व्याख्या से समझाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में हम जब व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तब हम कम लागत पर माल उत्पादित करने के लिए हमें कौन कौन सी इकाइयां लगानी होती है। उन इकाइयों को जब हम लगाते हैं तो हम किस प्रकार की प्रकृति और उसकी आकृति को सुनिश्चित करते हैं, किस प्रकार के कर्मचारियों को हमें लगाना है, किस प्रकार के मजदूरों को हमें उनका प्रबंध करना है और उसके आकार और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार की व्यवस्था करनी है, भूमि को जुटाना है, संयंत्र यानी बड़े बड़े प्लांट को स्थापित करना है ताकि हमारा व्यवसाय सुगम हो और हम अधिक से अधिक लाभ कमा सके। व्यवसाय प्रारंभ करने के जो मूल घटक होते हैं उनके बारे में आज जो 4 बिंदुओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा आपके सामने, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखना और इसके जो 5-6 बिंदु जो रहेंगे वो गत वीडियो में समझाऊंगा। एक वीडियो में साथ इतना समझाने से आप पर लोड पड़ जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करता हूं ताकि आप पर कोई इतनी लोड ना पड़े, आप में परेशानी नहीं आए और आप समझ सके हर बिंदु को गौर करें। प्रश्नोत्तरी भी कराने का प्रयास करूंगा और ये सब समाप्त होने पर यह अध्याय फिर मैं एक बहुत बड़ी प्रश्नोत्तरी आपके सामने रखूंगा, उसे आप स्वयं वीडियो को देखकर हल करेंगे। विद्यार्थियों गौर करें। तो पहला बिंदु है व्यवसाय संगठन के जो मुख्य घटक होते हैं। व्यवसाय स्वरूप को प्रारंभ करना, व्यवसाय को प्रारंभ करने के जो मुख्य घटक होते हैं, गौर करें। व्यवसाय प्रारंभ करने के जो मुख्य घटक होते हैं, व्यवसाय प्रारंभ करने के जो मुख्य घटक होते हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे व्याख्या सहित। मुख्य घटक व्याख्या बिंदुओं के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी विद्यार्थियों, आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। मैंने आपको बोला था पहले मैं बिंदु याद कराता हूं, फिर मैं व्याख्या सहित उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं ताकि हर एक बिंदु याद होने के बाद आप व्याख्या से भी समझ सके कि वास्तव में उस बिंदु का क्या मतलब है। अगर बिंदु हमें समझ में आ जाता है तो हम व्याख्या एक बार पढ़ने के पश्चात, एक बार समझने के पश्चात आराम से कर सकते हैं। देखो, व्यवसाय के स्वरूप का चयन, आप किस प्रकार एक उद्यमी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले वो कैसे व्यवसाय का चयन करेगा कि किस प्रकार का मुझे व्यवसाय करना है ताकि मुझे लाभ अधिक हो सके और मैं उस प्रतिस्पर्धा में टिक सकूं, उस प्रतिस्पर्धा में मैं लाभ कमा सकूं। तो व्यवसाय का स्वरूप यानी उसके आकार किस प्रकार वो चयन करेगा। तो गौर करें विद्यार्थियों, किसी भी उद्यमी को नया व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले उसकी प्रकृति तथा प्रकार पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी उद्यमी जब व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है तो उसके स्वरूप पर जाए।
उसे पता होना चाहिए कि उसकी प्रकृति क्या है, यानी उसकी विशेषता क्या है, वो किस प्रकार का व्यवसाय कर रहा है। तमाम प्रकार की पंखों का उत्पादन करने का व्यवसाय कर रहा है, चेयर्स को उत्पादित करने का व्यवसाय कर रहा है, बड़ी बड़ी फैशन चीजों के व्यवसाय का उत्पादन कर रहा है। किस प्रकार का उत्पादन पर वो ज्यादा जोर डालेगा और कैसा व्यवसाय करेगा, तो उसकी प्रकृति पर वो जाएगा। एक उद्यमी जो व्यवसाय करता है, एक उद्यमिता को निभाते हुए एक उद्यमी उद्यम साहस के साथ व्यवसाय करता है। वो एक किसी भी उद्यमी को नया व्यवसाय कोई भी वो प्रारंभ करेगा, प्रारंभ करने से पहले उसकी प्रकृति को जानेगा। विद्यार्थी गौर करें, छोटी छोटी बातों को ध्यान दे तथा उसके प्रकार। अब वो उसका प्रकार, प्रकृति, उसकी क्या विशेषता और उस व्यवसाय के क्या प्रकार रहने वाले हैं। वो बहुत बड़ा व्यवसाय है, होलसेल व्यवसाय है या रिटेल व्यवसाय है, या छोटी मार्केटों में उपज प्रदान करने वाला व्यवसाय है, या बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इकाइयों के सोपान को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा व्यवसाय है। किस प्रकार से वो व्यवसाय को सुनिश्चित करता है, उसे वो ध्यान रखना होगा। उसकी प्रकृति तथा उस प्रकार पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप वो उस प्रकार के उद्योग या सेवा को चुनेगा। अगर वो इसकी प्रकृति और प्रकार को ध्यान दे देगा तो वो अपने आप वो उस प्रकार के उद्योग या फिर उस सेवा को चुन लेगा। किस प्रकार का उसे उद्योग करना है, किस प्रकार की उसको सेवाएं प्रदान करनी है, वो अपने आप चुन लेगा जब वो प्रकृति और प्रकार को जान लेगा जिसमें अधिक लाभ हो। वो अपने आप यानी कि एक उद्यमी अगर प्रकृति और प्रकार को जान लेता है तो अपने आप उस प्रकार के उद्योग को चुनेगा। किस प्रकार के उद्योग को चुनेगा, उद्योग या सेवा को चुनेगा जिसमें वो लाभ अधिक कमा सकता है। वो उसकी प्रकृति को जान जाए, वो उसकी विशेषताओं को जान जाए, वो उसके प्रकार को जान जाए। एक उद्यमी जब नया व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसकी प्रकृति को जान जाए कि वास्तव में उसकी विशेषता क्या है, इस बिजनेस करने से मुझे कितना लाभ हो सकता है। जैसे कि वो गूगल से चश्मों का बहुत बड़ा व्यापार कर रहा है। अब व्यापार कर रहा है तो वो जान सकता है कि कितने उपभोक्ता ये ऐनक खरीदते हैं, उसकी विशेषता क्या है। अगर उस विशेषता को जान जाता है तो वो अपने आप उस उद्योग के अंदर, उस सेवा के अंदर चला जाएगा और अपने उस लाभों को समझ सकेगा, गौर करें, अधिक लाभ हो। यह निर्णय बाजार में ग्राहकों की आवश्यकता तथा उद्यमी के तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। एक उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी रुचि को प्रभावित भी करता है। ये निर्णय कैसे ले सकता है कि मुझे कौन से उद्योग को चुनना है, कौन सी सेवा को चुनना है। एक उद्यमी ये कैसे निर्णय ले सकता है कि उसे कौन से उद्योग को चुनना है, कौन सी सेवा को चुनना है ताकि उसे लाभ हो सके। कैसे, विद्यार्थी वर्ग, ये निर्णय बाजार में ग्राहकों की आवश्यकता, वो बाजार का भ्रमण करेगा, बाजार का विश्लेषण करेगा, उसे पता चलेगा कि एक ग्राहक की क्या ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। हम तमाम प्रकार के देखते हैं कि कई प्रकार के ग्राहक जिस प्रकार बाजार के अंदर जाते हैं उनकी आकर्षित अट्रैक्शन ज्यादा किस सामान के प्रति रहता है। आप महिला वर्ग में देखोगे तो वो फैशन की चीजें ज्यादा खरीदती है। तब अगर हमारे दिमाग के अंदर एक सफल उद्यमी होता है तो वो सोचता है कि हमें इस प्रकार की फैशन या कॉस्मेटिक की दुकान लगानी चाहिए ताकि इससे ज्यादा बिक्री हो सके और लाभ अधिक हो सके, तो वो उस प्रकार के व्यवसाय की ओर अग्रसर होगा। तथा उद्यमी के तकनीकी ज्ञान, एक उद्यमी के अंदर एक तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज होता है और वो नवाचार करने की ओर अग्रसर होता है। वो समझ सकता है कि मुझे अपने तकनीकी ज्ञान का कहाँ उपयोग करना है ताकि ज्यादा ग्राहकों को मैं आकर्षित कर सकूं। उन नवाचारों के साथ वो उस प्रकार के कार्य प्रदान करवाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान कर सके। एवं उत्पाद विशेष और निर्माण में उसकी रुचि को प्रभावित होगा। वो किस प्रकार से उत्पादित कर रहा है और किस प्रकार से उसकी निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है बहुत बड़े लंबे स्तर पर, वो उसकी रुचि भी अपने लाभों को प्रभावित करेगी, अपने व्यवसाय को प्रभावित करेगी। तो विद्यार्थी गौर करें, तो व्यवसाय के स्वरूप का चयन कैसे होगा। किसी भी उद्यमी को नया व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले, ये बिंदु है व्यवसाय स्वरूप का चयन, किसी भी उद्यमी को नया व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले उसकी प्रकृति को पता करना होगा तथा प्रकार पर ध्यान देना चाहिए, तब व्यवसाय स्वरूप का वो चयन कर पाएगा। अपने आप उसके दिमाग में अपने आप वो उस प्रकार के उद्योग या सेवा को चुनेगा जिसमें उसे आर्थिक लाभ हो सके। आर्थिक लाभ किस प्रकार हो सकता है, यह निर्णय बाजार में ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा उद्यमी की तकनीकी ज्ञान, एक उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी रुचि से प्रभावित होगा। विद्यार्थियों, इस प्रकार ही व्यवसाय स्वरूप का चयन किया जा सकता है। अगला बिंदु, फर्म का आकार कैसा हो। कोई भी हम व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक फर्म स्थापित करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फर्में होती है, बहुत बड़ी बड़ी इकाइयां होती है। अब वो फर्म कितनी बड़ी हो, कितनी छोटी हो, इसके बारे में भी हमें निर्धारण करना होगा। हम व्यवसाय एक लंबे स्तर पर करना चाहते हैं, जैसे हम होलसेल व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमें बहुत बड़ी फर्म की स्थापित करना होगा और उसके अंदर कुछ फर्म को जब हम स्थापित करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो औपचारिकता होती है उसे भी पूरा करना होगा। तो हम देखते हैं फर्म का आकार। फर्म का आकार किस पर निर्धारित करता है, व्यवसाय का आकार विस्तार, जिसे ध्यान रखना महत्वपूर्ण घटक होता है। कोई भी फर्म हम स्थापित कर रहे हैं
तो व्यवसाय का आकार हमें देखना होगा कि व्यवसाय विस्तृत व्यवसाय है या छोटा व्यवसाय है, उसे हमें किस प्रकार हम विस्तारित कर रहे हैं, कैसे हम उसको बढ़ा रहे हैं। व्यवसाय का आकार, फर्म का आकार किस पर निर्धारित करता है? व्यवसाय का आकार, विस्तार, जिसका ध्यान रखना महत्वपूर्ण कुछ घटक होते हैं। बड़े के पक्ष में तो कुछ सीमित रखने के पक्ष में होते हैं। कुछ व्यवसाय उद्यमी होते हैं जो महत्वपूर्ण घटक निर्धारित करते हैं कि कुछ बड़ों के पक्ष में रहते हैं बड़े व्यवसाय, और कुछ सीमित रखने के पक्ष में रहते हैं। यदि उद्यमी को यह विश्वास हो कि उसका उत्पाद की मांग बाजार में अच्छी होगी तथा वो व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध कर सकता है, तो वो बड़े पैमाने पर व्यवसाय प्रारंभ करेगा। विद्यार्थी गौर करें, क्या होता है कि व्यवसाय, फर्म का आकार व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है, उसके विस्तार पर निर्भर करता है। ये एक महत्वपूर्ण घटक होता है। कुछ उद्यमी होते हैं वो बड़े व्यवसाय के पक्ष में होते हैं, तो कुछ सीमित रखने के, तो बाजार में अच्छी होगी तथा वो व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध कर सकता है। तो गौर करें विद्यार्थियों, कुछ उद्यमी बड़े पक्ष के में रखते हैं और कुछ सीमित पक्ष में अपना इच्छा रखते हैं। मगर यदि उद्यमी को यह विश्वास हो सके कि उत्पाद की मांग बाजार में अच्छी होगी, जो उत्पाद आप कर रहे हो, जो प्रोडक्शन कर रहे हो, उसकी मांग, उसकी डिमांड अगर बाजार में अच्छी है, ग्राहकों की रुचि अच्छी है तथा वो व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी, यानी कि कोई व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए उसके पास पूंजी है, कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम पूंजी की आवश्यकता रहती है, उसका वो प्रबंध यानी उसका मैनेजमेंट कर पाए, उसकी व्यवस्था कर सके, तो वो बड़े पैमाने पर व्यवसाय प्रारंभ करेगा। बाजार की दशा अनिश्चित है तथा जोखिम अत्यधिक है, तो छोटे पैमाने का व्यवसाय ही बेहतर रहेगा। उसे बाजार की दशा का पता नहीं है, बाजार की दशा अनिश्चित है और जोखिम भी अत्यधिक है। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ तो बहुत सारी दुकानें हैं और हम दुकानें लगा रहे हैं, हमारी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, हम बाजार की दशाओं को नहीं जान पा रहे हैं, हमारे लिए बाजार अनिश्चितता है, हम बाजार से अनभिज्ञ हैं, तो हमें छोटे पैमाने पर एक बार व्यवसाय प्रारंभ करना चाहिए ताकि हम आगे अपने लाभ कमा सके। तो ये फर्म का आकार था और व्यवसाय के स्वरूप को चयन को पढ़ा। अगला बिंदु है स्वामित्व स्वरूप का चुनाव। हम स्वामित्व स्वरूप के चुनाव को कैसे करेंगे, स्वामित्व का स्वरूप कैसे रहेगा, कि हमारे दायित्व कितने रहे, कैसे रहे, उसके चुनाव के बारे में हम बात करेंगे। स्वामित्व स्वरूप के चुनाव के बारे में अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों, तो एक उद्यमी किस प्रकार के दायित्वों को लेकर व्यवसाय करने की ओर अग्रसर रहेगा। गौर करें, स्वामित्व स्वरूप का चुनाव यानी कि एक उद्यमी जब व्यवसाय करता है तो वो अपना स्वामित्व अपने पास रखना चाहता है या सभी साझेदारों के साथ रखना चाहता है या फिर संयुक्त रखना चाहता है या हिंदू अविभाजित परिवार के तौर पर रखना चाहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्वामित्व स्वरूप का चुनाव, किस प्रकार से वो स्वामित्व यानी कि वो व्यवसाय करेगा, उसमें उसका किस प्रकार का दायित्व रहेगा, उसका खुद का स्वामित्व रहेगा या किसी और का स्वामित्व रहेगा, कैसे रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्वामित्व स्वरूप का चुनाव के अंदर एकाकी व्यापार को निर्धारित किया जा सकता है, साझेदारी के द्वारा किया जा सकता है, संयुक्त पूंजी कंपनी हो सकती है। स्वामित्व स्वरूप के अंदर एकाकी व्यापार यानी एकाकी व्यापार, इनकी मैं व्याख्या से अगले अध्याय, ये पूरा अध्याय अगला अध्याय इससे ही संदर्भ में रखता है, यानी इसमें मैं यहाँ बात कम करूंगा, अगले अध्याय में मैं पूरी बात करूंगा। एकाकी व्यापार के अंदर एक ही व्यक्ति होता है और वो अपना व्यापार करता है और उसका स्वामित्व भी वही निभाता है और दायित्व पूरा उसके पास असीमित रहता है। साझेदारी यानी तमाम प्रकार कंपनी अधिनियम 1932 के साथ तमाम प्रकार के साझेदार मिलकर एक सलेख यानी डीड बनती है। उस सलेख के अनुसार, डीड का मतलब समझौता पत्र होता है, समझौते पत्र के अनुसार वो तमाम प्रकार का व्यवसाय करते हैं। उसमें सभी की अलग अलग हिस्सेदारी रहती है, कोई सक्रिय साझेदार होता है, कोई निष्क्रिय साझेदार होता है, कोई लाभों में साझेदार होता है, किस प्रकार उनका दायित्व भी अलग अलग बांटा हुआ होता है। संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण किया जाता है, संयुक्त जॉइंट कंपनी का निर्माण किया जाता है और ये सब करने के लिए उन्हें औपचारिकताओं का भी निर्माण करना होता है। उपयुक्त स्वामित्व स्वरूप का चुनाव, पूंजी की आवश्यकता, स्वामित्व के दायित्व, जो भी हम ये स्वामित्व स्वरूप का निर्माण होता है ये कैसे होता है, इसका चुनाव पूंजी की आवश्यकता। आपको साझेदारी प्रारंभ करनी है तो कितनी पूंजी लगानी होगी, व्यापार एकल व्यापार चलाना है तो कितनी पूंजी लगानी होगी, संयुक्त पूंजी कंपनी लगानी है तो कितनी पूंजी लगानी होगी। गौर करें तथा स्वामियों के दायित्व स्वामियों के दायित्व के बारे में भी, स्वामियों का दायित्व कैसा रहेगा, एकल व्यापार के अंदर पूरा असीमित दायित्व रहेगा, साझेदारी के अंदर सभी साझेदारों का अलग अलग सीमित दायित्व रहेगा, लाभ का विभाजन एकल व्यापार के अंदर सभी लाभ की हिस्सेदारी उस एक व्यापारी की रहेगी, साझेदारों के अंदर अपना अपना अलग अलग लाभों का विभाजन अलग अलग रेशियो यानी अनुपातों में बांटा हुआ होगा। अधिक
विधिक औपचारिकता व्यवसाय इसके अंदर जरूरी है। कोई भी जब हम स्वामित्व का स्वरूप का चुनाव करते हैं, एकल व्यापार करना है या साझेदारी के अंदर करनी है, तो हमें विधिक औपचारिकता है। हम कहते हैं ना, किसी भी कहीं भी जाते हैं तो हमें औपचारिकता पहले पूरी करनी होती है। ये लीगली औपचारिकता होती है, कानून के तौर पर होती है, उन्हें हमें पूरी करनी होती है। और व्यवसाय की निरंतरता के बारे में भी यहाँ ध्यान रखना होता है। और हित हस्तांतरण पर भी निर्भर करेगा कि हित हस्तांतरण होगा या नहीं होगा, अपना जो हित है वो किसी और को दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, ये सब स्वामित्व स्वरूप का चुनाव होता है। तो अगले अध्याय के अंदर इसके बारे में हम पूरी व्याख्या में चर्चा करेंगे। चौथा बिंदु जो आज का इस लेक्चर का अंतिम बिंदु है, भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधाओं से क्या मतलब है? कोई भी हम व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो हमें हमारे पास भौतिक यानी फिजिकली हमारे पास वो चीजें होनी चाहिए ताकि हम व्यवसाय को प्रारंभ कर सके। विद्यार्थियों, कोई व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, संयंत्र होना चाहिए, तमाम प्रकार के कर्मचारी होने चाहिए। ये सब फिजिकली हमारे पास चीजें जब उपलब्ध होंगे तब हम व्यवसाय की ओर अग्रसर बढ़ सकते हैं, तब हम व्यवसाय कर सकते हैं। तो गौर करें, भौतिक सुविधाओं यानी कि भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि का भी ध्यान रखना हमें जरूरी होता है। अगर हमारे पास भौतिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो हम व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते। अब वो भौतिक सुविधा कौन कौन सी हो सकती है? मशीन हो सकती है, साजो सामान हो सकता है, विभिन्न प्रकार का ऐसा सामान, इक्विपमेंट्स, ऐसे यंत्र, ऐसे संयंत्र जो प्लांट मशीनरी होती है जिसके द्वारा हम माल को उत्पादित कर पाते हैं। भवन और होता है सहायक सेवाएं। सहायक सेवाओं के अंदर तमाम प्रकार की ऐसी चीजें आ जाती है जो हम व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय को माल उत्पादित करने में हमारे लिए उपयोगी रहती है। ऐसे मुख्य घटक का निर्णय व्यवसाय की प्रकृति, आकार और उसकी वित्त व्यवस्था पर निर्भर करता है। अब ये सब जो घटक, मशीनरी हम लगाएंगे, साजो सामान लगाएंगे, भवन लेंगे, सहायक क्रियाएं कौन कौन सी रहेगी, सहायक सेवाएं क्या उपलब्ध रहेगी, ये सब व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय के आकार पर निर्भर करेगी। अब व्यवसाय जितना बड़ा होगा तो हमें उतनी बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, हमें उतने बड़ी भवन की आवश्यकता रहेगी, हमें उतने बड़े सामान की आवश्यकता रहेगी, हमें उतने बड़े प्लांट और मशीनरी की आवश्यकता रहेगी। और वित्त की उपलब्धता तथा उत्पादन प्रक्रिया पर भी निर्भर रखती है। वित्त हमारे पास कितना है, उसकी उपलब्धता के आधार पर हम मशीन खरीद पाएंगे, भवन खरीद पाएंगे, तमाम प्रकार की सहायक क्रियाएं खरीद पाएंगे, उस पर निर्भर रहेगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आज 4 बिंदुओं को पढ़ा। पहला बिंदु जो था व्यवसाय के स्वरूप का चयन, दूसरा फर्म का आकार, तीसरा स्वामित्व के स्वरूप, स्वामित्व कैसा रहेगा, हम उसके स्वामी किस प्रकार बन पाएंगे, हम खुद स्वामी रहेंगे या फिर और भी हमारे साथ मिलकर हम स्वामी रहेंगे या कंपनी के द्वारा हम स्वामी रहेंगे, हमारा दायित्व तो सीमित रहेगा या फिर अधिक रहेगा, हम कैसे हितों का हस्तांतरण कर पाएंगे, तमाम प्रकार की बात होगी। और भौतिक सुविधाओं के अंदर भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि आवश्यक है। भौतिक सुविधाओं के अनुसार ये व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। भौतिक सुविधा, मशीन होनी चाहिए, साजो सामान होना चाहिए, ये सब व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय के आकार के ऊपर निर्भर करती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इन 4 बिंदुओं को पढ़ा। व्यवसाय को प्रारंभ करने के जो मुख्य घटक होते हैं, मुख्य घटकों का जो चयन होता है, उसके अंदर हमने 4 बिंदुओं को पढ़ा। अगले लेक्चर के अंदर हम इसे पूरा कर लेंगे, फिर हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, इसे अपनी कॉपी में उतारें। धन्यवाद।